गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज 9 जून का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज है फ्रेंच ओपन को लेकर के। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। हिंदी में लिख लेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये है ग्रैंड स्लैम। क्या है? एक्चुअल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस का गेम है, एक ग्रैंड स्लैम होते हैं 4। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ग्रैंड स्लैम को हिंदी में ही लिख लेंगे। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन। फिर आपका होता है विंबलडन और लास्ट में होता है अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस के टूर्नामेंट हैं। अभी जो न्यूज़ में है तो फ्रेंच ओपन ये हुआ था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वर्ष में होते हैं, एक वर्ष में 4 होते हैं, ये चारों का आयोजन होता है। अभी हुआ है फ्रेंच का आयोजन। कहाँ होता है? फ्रेंच का है तो फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में कहाँ? वहाँ पर एक वेन्यू है, मैदान जो है उसको रोला गैरा का मैदान बोलते हैं। गैरा या गैरों करके आता है। ये रोला गैरा का जो मैदान होता है वहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो कोर्ट होता है इसका, जहाँ पर खेल खेला जाता है, कोर्ट उसको बोलते हैं। इसका कोर्ट होता है क्ले कोर्ट, हिंदी में बोलते हैं लाल बजरी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन जैसे किस पर खेला जाता है, तो आप बताएंगे क्ले कोर्ट पर। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं और अमेरिकन भी हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास की कोर्ट होती है उस पर। तो ये जो इसका कोर्ट होता है वो क्ले कोर्ट होता है। कोर्ट से तात्पर्य सिर्फ ये होता है जो आपने देखा हुआ है खेलते हुए ऐसे। तो इसी में प्लेयर्स, एक प्लेयर इधर होता है एक इधर होता है, तो ये यही कहलाता है आपका कोर्ट। ठीक है, तो क्ले कोर्ट पर होता है। अभी जो टूर्नामेंट हुआ है उसका नतीजे क्या आए हैं वो देखते हैं। एक और बात, ये जो खेल होता है प्ले, इसमें कैटेगरीज होती हैं। जैसे मेल, पुरुष और फीमेल। फीमेल का बोले तो वुमेन। ठीक, पुरुष में एक पुरुष होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल, तो हो गया पुरुष सिंगल। 2 पुरुष खेलेंगे एक तरफ तो उसको बोलते हैं डबल। जैसे ये कोर्ट हो गया तो इधर अगर ये सिंगल खेल रहे हैं, इधर से ये सिंगल है, ये अकेले इधर से हैं, तो ये हो गया पुरुष सिंगल। अगर पुरुष खेल रहे हैं तो पुरुष सिंगल है, दोनों तरफ अगर महिलाएं हैं तो महिला सिंगल है। ठीक है, तो इधर भी सिंगल और डबल। तो 4 गेम तो ये हो गए। मतलब एक बार दोनों तरफ सिंगल महिलाएं तो पुरुष महिला सिंगल हो गया, फिर दोनों तरफ 2 2 महिलाएं हैं। ठीक है, तो महिला का डबल हो गया। मतलब एक जो बॉल आएगी वो दोनों लोग एक साथ मिलकर खेलेंगे, सिंगल बॉल ही होगी। ऐसे पुरुषों का डबल हो जाएगा। फिर एक तीसरा होगा जिसमें ये दोनों होते हैं, महिला और पुरुष, इसको बोलते हैं मिक्स। तो इसमें एक पुरुष
और एक महिला। तो ये 5 खेल होते हैं जिनके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ सिंगल का देखेंगे, मेल और फीमेल का। तो ये पुरुष सिंगल, ये वाला जो अवार्ड है, ये कौन जीता है? पुरुष सिंगल का अल्काराज, ठीक है। और महिला का सिंगल जो जीता है, ये जीता है कोको गॉफ ने, COCO। कोको याद रखेंगे आप, क्वेश्चन टिक कर सकते हैं आराम से। ये अमेरिका से हैं, ठीक। और मेंस का जो डबल है, ये जीता है ग्रेनोलर्स जेबालो। ये एक व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति हैं, तो ऐसे याद रखिए, ग्रेनोलर्स जेबालो। तो आपको दोनों याद हो जाएंगे। तो 2 लोग हैं, ग्रेनोलर्स और जेबालो। और फीमेल का डबल जीता है ईरानी पैलोनी ने। PAOLINE, ठीक, याद रखेंगे। आप एक काम करेंगे, ये इसका ना, इस कौन से कंट्री से, इसके बारे में आप पता करेंगे, ठीक है। ये आपका काम है। नेक्स्ट है नॉर्वे चेस चैंपियनशिप। चेस समझ गए होंगे आप लोग, शतरंज। तो नॉर्वे चेस चैंपियनशिप कहाँ होती है? तो नॉर्वे में ही हुई होगी। इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। तो इसका विजेता कौन रहा? विजेता रहे मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ये विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं चेस के, लेकिन इस समय जो वर्ल्ड चैंपियन कौन है? भारत का है। वर्ल्ड चेस चैंपियन भारत के कौन? डी गुकेश। इन्होंने जीता था पिछले साल विश्व चैंपियनशिप। तो इन्हीं के साथ मुकाबला था, एक कार्लसन और डी गुकेश का एक मुकाबला था, जिसमें कार्लसन बहुत ही गुस्से में टेबल को पटकते हुए गए थे, बहुत गुस्से में गए थे, तो काफ़ी चर्चा में रहे। और मुकाबला जीता किसने था? मिस्टर गुकेश ने, जो कहाँ के हैं? ये हमारे भारत से हैं। हालांकि फाइनल नॉर्वे चेस मैग्नस ने, कार्लसन ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट हिंदी में ही लिख लीजिए जैसे लिखा जाता है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट ये किसके बीच में होता है अभ्यास? ये सैन्य अभ्यास है, पहली बात तो, मतलब 2 सेनाओं के बीच होने वाला एक्सरसाइज। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास के माध्यम से करते हैं हम लोग तैयारी, प्रिपेयर्डनेस होती है। तैयारी किस बात की? चाहे काउंटर टेरर ऑपरेशन हो, काउंटर टेरर मतलब आतंकी संगठन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या रेस्क्यू ऑपरेशन, RESCUE रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान, या आपस में सहयोग करना, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये सैन्य अभ्यास है जो किसके बीच में हुआ है? किन देशों के बीच में? एक तरफ है भारत और दूसरा देश है मंगोलिया। कहाँ हुआ है पूछा ये भी जाता है, तो हुआ है मंगोलिया में, होस्ट इसी ने किया है आयोजन। और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर, यहीं पर आयोजन इसका हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, सिक्किम में भूस्खलन हुआ है।
भूस्खलन क्या बोलते हैं हम लोग? लैंड स्लाइड। अब सिक्किम में भूस्खलन से हमें मतलब नहीं कहाँ हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए भूस्खलन होता क्या है और कब होता है, कहाँ होता है। तो क्या होता है? भूक मतलब होता है भूमि, स्खलन मतलब स्लाइड करना। जैसे लैंड स्लाइड, लैंड मतलब ज़मीन, स्लाइड मतलब खिसक गई। तो पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में कैसे खिसकेगी? पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के सहारे एक भूभाग का नीचे की ओर खिसकना, लेकिन अचानक, क्या कहलाता है? लैंड स्लाइड। जैसे ये है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, यहाँ पर ये पर्वत है, आपने यहाँ पर क्या किया, काट लिया, ज़मीन यहाँ काट काट के गोला कर दिया, तो ये हो गया स्पेस, हो गया यहाँ खाली। तब क्या होगा, ये जब बारिश होगी तो इसकी जो पकड़ है ज़मीन की धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी, फिर ये नीचे स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा यहाँ पे। इसी को बोलते हैं लैंड स्लाइड या भूस्खलन। कब होता है? अभी आपने देखा होगा पिछले साल केरल में हुआ था, इसके अलावा पश्चिमी घाट में भी देखने में मिलता है। तो कब होता है? विशेष रूप से भारत में जो होता है वो मानसून के मौसम में होता है, मानसून के मौसम में, मानसून की वजह से, मानसून के मौसम में, या सीधा सा मतलब वर्षा ऋतु में, जब भारत में वर्षा होती है। वर्षा कब होती है? मानसून के मौसम में होती है। पीरियड जून से शुरू होता है, दिसंबर तक जाता है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में लौटते हुए मानसून से होती है ना, इसलिए। तो वर्षा जब होती है विशेष रूप से जब पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वर्षा से क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे ऊंचा क्षेत्र है ये, ठीक, तब ऊंचे क्षेत्र में जहाँ बारिश हो रही है तो ये क्या होती है, यहाँ की मिट्टी क्या होती है, मिट्टी ढीली हो जाती है, मृदा की जो पकड़ होती है कमज़ोर होती है वर्षा की वजह से। प्लस अगर यहाँ पर मान लीजिए कि प्लांट लगे हुए थे, ठीक है, तो मृदा, जब पेड़ रहते हैं तो क्या होता है, मिट्टी को पकड़े रहते हैं। अब ये आपने काट दी यहाँ पर, तब मृदा हो जाएगी ढीली। तो पेड़ों की कटाई, वन की कटाई, इन दोनों ही चीज़ों से मिट्टी की जो होती है मृदा, ये ढीली हो जाती है। अब वर्षा हुई और ज़्यादा इसने ढीला कर दिया और सारी मिट्टी नीचे आ गई, पूरा जो ये पूरा कटा क्षेत्र था वो नीचे खिसक के नीचे आ गया। इसी को बोल दिया लैंड स्लाइड। कभी कभी पूछा जाता है कि लैंड स्लाइड कहाँ होता है, तो आप बताइए, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है सीधे से। फिर कोई पूछेगा पर्वतीय क्षेत्र में, तो ठीक है, भारत में किस स्थान पर होता है, तो आप बताइए सीधे, भारत का बनाइए मैप। ये हमने एक मैप बना दिया। अब पर्वतीय क्षेत्र जहाँ कहाँ 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 पर है भारत में, ये क्षेत्र हो गया पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ वर्ष पर ये समस्याएं रहती हैं, ठीक। ये आपका जो क्षेत्र है, ये यहाँ वर्षा खूब होती है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर अक्सर देखने को रहता है। प्लस ये आपका एरिया उत्तराखंड वाला जो है, यहाँ पर सिक्किम में, तो ये जो क्षेत्र है यूपी के अब ऊपरी क्षेत्र में भले देखने को मिले, उत्तराखंड में मिलता है आपको। ये बिहार का ऊपरी क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, नॉर्थ ईस्ट पूरा शामिल है। पश्चिमी घाट बताइए,
पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे जहाँ पर होते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होती है? एक आपदा होती है। तो ये पूछा जाता है आपके आपदा वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इससे नुकसान होगा, लैंडस्लाइड नुकसान क्या होता है इससे, वो आपको व्यवहारिक होकर याद रखेंगे तो याद रहेगा। ये मान लीजिए पर्वत है, ये टूटा है, यहाँ से आपका रोड गुजर रहा था बगल से ही। अब ये इतना टूट के आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको रोड को ब्लॉक कर देगा, तो सड़कों को जाम कर देता है, सड़कें बंद। इसका मतलब ये होता है संपर्क टूटना बोलते हैं। क्या हो जाता है? संपर्क टूट जाता है, सड़क संपर्क। अब मान लीजिए यहाँ पर उसी वक्त कुछ लोग घूमने आए थे, ये भाई साहब घूमने आए थे यहीं पे, अब ये क्या हो गए? फंस गए। तो संपर्क टूट जाता है तो यात्री फंस जाते हैं, यात्री ने पर्यटक, पर्यटक फंस जाते हैं। मान लीजिए यहीं पर कोई गांव था, तो गांव क्या होगा? उसी में दब जाएगा पूरा का पूरा गांव, क्योंकि नीचे तलहटी में होता है, तो पूरा पूरा गांव ख़त्म हो गया। अगर इसके साथ पानी भी आया, ठीक है, तो उस क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाएगी। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होती इसकी वजह से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेंसस, जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसस। इसको हम लोग पढ़ते हैं आराम से। ठीक, चलिए फिर पढ़ते हैं। पहले हम लोग इतिहास देखते हैं, जनगणना का इतिहास। तो जनगणना का रेफरेंस कहाँ कहाँ मिलता है? आप चाणक्य को जानते होंगे, चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। दूसरी पुस्तक है आईने अकबरी, इसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की। अबुल फजल किसके यहाँ थे? नवरत्नों में से एक थे अकबर के, और अकबर कौन था? मुगल शासक था। तो उसके काल में, मुगलों के काल में भी जनगणना की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के बारे में नोट कर लीजिए, क्या यह राजनीति पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, तो इन दो जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद जब हम होते हैं ब्रिटिश काल में, अंग्रेज़ों का काल आता है, तब क्या होता है? तब दो बातें होती हैं। एक होता है सन है 1872, और इस समय होते हैं लॉर्ड मेयो गवर्नर। इनके समय होती है पहली जनगणना। सब बातें याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। तो भारत की पहली जनगणना कब करवाई गई? 1872, कार्यकाल लॉर्ड मेयो का। इसके बाद एक सन आता है 1881, इस समय होते हैं मिस्टर लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इनके समय से जनगणना होती है, नियमित रूप से शुरू हो जाती है। नियमित रूप से स्टार्ट होती है। नियमित रूप से मतलब क्या होता है? नियमित रूप से का मतलब हर 10 साल पर, हर 10 साल पर होती है जनगणना। तो नियमित का मतलब क्या हुआ? हर 10 साल पर होती है जनगणना। इसको बोलते हैं दशकीय जनगणना। जनगणना होती है दशक में, हर 10 साल पर। इंग्लिश में आता है डेसीनियल, बोलते हैं DECENNIAL, डेसीनियल एक्सरसाइज है। ठीक, तो 1881 से जनगणना नियमित रूप से शुरू हुई, और तब से हर 10 साल पर होती आ रही है। हर 10 साल पे होते होते हम लोग आ जाते हैं 2011 तक। ठीक, इस बीच में एक बात आपको जो याद रखनी है वो क्या,
1931। 1931 ईयर खास है क्या? 1931 तक, 1881 से 1931 तक लगातार जातिगत जनगणना करवाई गई। मतलब जातियों की गणना की गई, जिसमें बताया गया लगभग 4000 जातियां लगभग थी। एक बात और हुई, 1941 में भी करवाई गई जनगणना। कौन सी? जातिगत। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है, जनगणना हुई है 1941 तक लगातार जातिगत की, 1881 से लेकर 1941 तक जातिगत जनगणना भी हुई है। ये आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए हैं सरकार के द्वारा। कार्रवाई तो है लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं किए। आंकड़े जिसके पब्लिश हैं लास्ट जनगणना के, वो है 1931 के। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि भारत में अंतिम रूप जो है जातिगत जनगणना कब करवाई गई थी, तो 1931। तब से लेकर 2011 तक लगातार जनगणना हो रही है। आज़ादी के बाद, दैट इज 1951 से लेकर 2011 तक एससी और एसटी की जातिगत जनगणना हुई है। एससी एसटी की हो रही है जनगणना, जाति की। नॉर्मल तो हो ही रही, जाति की जनगणना एससी एसटी की हो रही है, लेकिन ओबीसी या अन्य जातियों की, मतलब एससी एसटी को छोड़कर जो जातियां बची, उनकी जनगणना नहीं हो रही है। ठीक, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम क्लियर करेंगे। ठीक है, 2011 में हुई हमारी लास्ट। अगली कब होनी 2011 के बाद में? 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना आ गया तो क्या हुआ, नहीं हो पाई। अब कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, तो अब करवाई जाएगी जनगणना। 2021 वाली पोस्टपोन कर दी गई थी, तो अब ये करवाई जाएगी 2026 की जनगणना। इसके लिए रेफरेंस पीरियड रखा गया कि किस तारीख को कट ऑफ डेट माना जाएगा। तो कट ऑफ डेट इन्होंने मानी है सरकार ने 1 मार्च 2027। तो ये 26 में शुरू करेंगे, 27 में ख़त्म करेंगे। ये होगी आपके रेफरेंस डेट कि किस डेट को मानी जाए। तो ये हम 2026 तक पहुंच गए, जो अभी जनगणना होने वाली है, होगी। तो ये है पूरा इसका इतिहास जो आपको देखना था। तो अभी आपको डाउट यहाँ तक तो नहीं होगा, तो आगे चलते हैं। अब कुछ समझते हैं जो विधिक प्रावधान है कुछ जनगणना को लेकर के। विधिक प्रावधानों में क्या है? जैसे जनगणना किसका विषय है, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है, कौन सी सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का। आपको पता होगा सूचियां कितनी होती हैं? सूची होती है कहाँ? इस संविधान में। संविधान में सूची पढ़ा होगा आपने, 3। एक संघ सूची, फिर पढ़ेंगे होंगे आपने समवर्ती सूची, और एक होगी राज्य सूची। संघ सूची पर में जो विषय लिखे हुए हैं, विषय का मतलब यही, एक विषय जनगणना हो गया, ऐसा लिखा होगा। उसमें संख्या है 1 2 3 करके। दूसरा हो सकता है बैंकिंग लिखा हो, ठीक है। तीसरा होगा रक्षा, फिर बीमा,
तो ये विषय हैं, ऐसे 97 विषय थे, उसमें से एक विषय है जनगणना। और संघ सूची में जो विषय लिखे होते हैं उस पर कानून बनाता है संघ सरकार। कौन सर बनाती है? संघ सरकार कानून बनाती है। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार। और राज्य सूची में जो विषय लिखे होते हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और जो विषय समवर्ती सूची में होंगे, 1, 2, 3 जो भी हैं, उन पर संघ सरकार को भी अधिकार होगा और राज्य को भी अधिकार होगा कानून बनाने का। तो जनगणना संघ सूची का विषय है, तो जनगणना पर कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाती है। संघ सरकार बनाती है मतलब संसद बनाएगी कानून। तो संसद ने कानून बनाया? यस, बनाया। नाम क्या है? जनगणना अधिनियम। क्वेश्चन पूछा जाता है, सो याद रखेंगे, टू बी वेरी क्लियर। 1948 ये पूछा जाता है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है, एकदम स्पष्ट है। संघ सूची का विषय है तो कानून बनाया गया होगा, जनगणना अधिनियम 1948। इसी अधिनियम के तहत, इसी एक्ट के तहत होती है जनगणना। जनगणना को बोलते हैं सेंसस। एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया सेंसस कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो सेंसस जनगणना से जुड़ा हुआ है। जनगणना को इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। ठीक, तो हमने इसका ये भी समझ लिया। अब इसके आगे चलिए, जनगणना कौन करवाता है फिर भारत में? करवाते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक, ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है भाई? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कौन करवाता है तो आप ये बताइए। मंत्रालय कौन सा है तो बताइए MHA। कौन सा है? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, हिंदी में गृह मंत्रालय। तो ये तो हो गया इनका विधिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनगणना कैसे करवाते हैं? जनगणना होती है 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 फेज में। एक होती है फेज 1, दूसरा होता है फेज 2। व्यवहारिक है एकदम, देखते जाइए आराम से। फेज 1 में क्या करते हैं लोग? फेज 1 में करते कुछ नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। फेज 1 में ये लोग करते हैं हाउस लिस्टिंग। तो फेज 1 कौन सी फेज होती है? हाउस लिस्टिंग फेज। मतलब घरों की गणना करते हैं। और फेज 2 कौन सी होती है? पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जनसंख्या की गणना। तो पहले होता है फेज 1, इसमें क्या करते हैं? आपके घर के बारे में जानकारी कलेक्ट की जाती है केवल। इसके बारे में? घर के बारे में। घर के बारे में क्या होता है? तो इसके बारे में 35 क्वेश्चन पिछली बार पूछे थे। हमें ये नहीं याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं इसमें। जनरली कि आपका हाउस, जो टाइप ऑफ हाउस कैसा है, आपका मकान कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, इस तरह। ठीक, घर में पेयजल है कि नहीं है, पेयजल का स्रोत क्या है। पेयजल का स्रोत मतलब आप ट्यूबवेल से पीते हैं, नल से पीते हैं, कुएं से पीते हैं, या कहीं दूर से भर के लाते हैं, लाइक दिस। पेयजल का स्रोत पूछ लिया।
आपके यहाँ लैट्रिन फैसिलिटी है घर में कि नहीं है? किचन है, किचन में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं कि क्या यूज़ करते हैं? घर में आपके बाइक है कि नहीं है? कंप्यूटर है कि नहीं है? व्हीकल है कि नहीं है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। टेलीविज़न है कि नहीं है? पिछली बार के सवाल जो थे वो यही थे। आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही याद रखना है कि हाँ, घर के बारे में एक पहले पेज में करवाते हैं लोग। ये है मेन गणना। अब होती है जनगणना में क्या होती है? जनगणना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जन धन गणना। जन मतलब होता है लोग, गणना मतलब कैलकुलेट करना, तो लोगों की संख्या के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये जनरली ये फरवरी के महीने में करते हैं लोग, क्योंकि मार्च की डेट होती है कट ऑफ डेट, रेफरेंस पीरियड, जो जैसे कि इस बार का है 1 मार्च 2027। ठीक, तो इसमें क्या जानकारी कलेक्ट करते हैं लोग? फरवरी में करते हैं, जो भी है, फरवरी में करें या मार्च में, अपने को क्या, डेटा कलेक्ट करते हैं। किसका? मिस्टर मिस्टर बीन का। ठीक, इनके बारे में जानकारी कलेक्ट की जाती है। हर व्यक्ति, ऐसा ही होता है, क्या क्या जानकारी इनके बारे में कलेक्ट की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इन भाई साहब का नाम क्या है, आपने बता दिया मिस्टर एक्स। इनका सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, लिंग मेल है कि फीमेल है। ठीक, इनका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इनकी मातृभाषा क्या है, आपने बता दिया हिंदी तमिल इंग्लिश। इनकी जो शिक्षा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता जिसको बोलते हैं, तो शिक्षा आप बता दिया 5वीं फेल है, या आपने बताया ग्रेजुएट है, या बता दिया पीएचडी है। जो भी है शिक्षा, शैक्षणिक योग्यता पूछी जाएगी। इनसे व्यवसाय पूछा जाता है। ठीक, अब क्या होगा, अब इस बार जो जुड़ेगा एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा है, जाति का, कि जाति कौन सी है, आपको जाति यहाँ बतानी पड़ेगी। इस बार जो एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा जाति का। जाति में भी अभी तक एससी और एसटी का करवाया जाता था, तो उसकी जो एससी और एसटी की जातियों की गणना करवाई जाती थी, अब बाकी जातियां भी शामिल हो जाएंगी, शेष सभी लोग शामिल होंगे, और सभी लोगों को बतानी पड़ेगी जातियां, शेष सभी लोग शामिल होंगे और वो अपनी जाति बताएंगे। तो इसीलिए इसी को बोला जा रहा है कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, इस बार जातिगत गणना होगी। इसी को बार बार फोकस में किया जा रहा है, इसीलिए 12 है। तो उसी में एक, अभी तक जो जनगणना हो रही थी उसमें एक कॉलम और जोड़ दिया जाएगा जाति का। यही है मामला, और कुछ नहीं है। ठीक, इस तरह से इन भाई साहब एक्स के बारे में जानकारी कलेक्ट की जाएगी, और ऐसे ही आपके बारे में भी कलेक्ट की जाती है जनगणना में जानकारी। ठीक, अब ये जनगणना हो गई। ठीक, महत्वपूर्ण क्यों है ये जनगणना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। सो इसको याद रखेंगे, यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाने की उम्मीद है कहीं ना कहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण किस बातों से, कौन सी बातों के लिए महत्वपूर्ण जनगणना? 3 बातें हैं जिनकी वजह से यह जनगणना काफ़ी अहम हो जाती है। ठीक, 3 बातें कौन सी हैं? तो पहली बात है, ये सभी लोगों की, सभी हिंदुओं की जाति की गणना होगी, पहली बात। या भारत में, इसका दूसरे शब्दों में अगर कहो तो क्या होगा, भारत में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के बाद
होने वाली पहली जातिगत जनगणना होगी। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना कब करवाई गई, तो आप बताइए भाई 27 वाला जो होने वाला है। तो स्वतंत्रता के बाद ये पहली जातिगत जनगणना होगी। जो 1931 में है तो वो आज़ादी से पहले की है। आज़ादी कब मिली थी हमें? 1947 में। उससे पहले पड़ेगा 1931 में। ठीक, एक तो ये हो गया। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसका काफ़ी दबाव था सरकार पर, काफ़ी दबाव था। दबाव किस बात का, किससे था? आप लिखिए सीधे सीधे, दबाव किसका था? बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करिए। सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी काफ़ी समय से डिमांड कर रही थी, प्लस विपक्ष के द्वारा इसकी मांग की जा रही थी। आपके लिए यही पर्याप्त है। तो एक तो बात ये हो गई कि स्वतंत्रता के बाद होने वाली ये पहली जातिगत जनगणना होगी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, यह 2026 के बाद होने वाला पहला जनगणना होगा। 2026 के बाद की पहली जनगणना होगी। तो इसमें कौन सी नई बात है? क्या 26 के बाद होगी? मतलब कब डेट रखी गई है? 1 मार्च 2027, यही डेट है जनगणना की, कट ऑफ डेट। ठीक, 2026 के बाद पहली जनगणना होगी। महत्वपूर्ण इसलिए है कि संविधान में जो संशोधन किया गया था डिलिमिटेशन को लेकर के, किसको लेकर? परिसीमन। परिसीमन क्या होता है? जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, संसदीय और विधानसभा के जो क्षेत्र होते हैं, रुक जाइए एक ही शब्द लिखते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। इसमें दोनों शामिल हो गए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र, दोनों शामिल। तो उसमें प्रावधान किया गया था, संविधान में प्रावधान किया गया था कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन मतलब पुनः निर्धारण, पुनः निर्धारण किया जाएगा। किसका? निर्वाचन क्षेत्रों का। इसका मतलब ये हुआ, पुनः निर्धारण कैसे होगा? सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, निर्वाचन सीमा में बदलाव। एक बात। दूसरी बात, सीटों की संख्या में वृद्धि भी होनी है। दोनों बातें समझ लीजिए आपस में क्या है। सीमा में बदलाव, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में। जैसे ये मान लीजिए कि पहले सीमा थी, ये निर्वाचन क्षेत्र मान लीजिए कि ए था, ये बी था और ये सी था। अब यहाँ की जनसंख्या पहले जो तय हुआ था, तब मान लीजिए कि सबकी जनसंख्या 1,000 थी, क्योंकि जनसंख्या सभी क्षेत्रों की समान होनी चाहिए। अब बढ़कर जनसंख्या हो गई, यहाँ हो गई 1500, यहाँ हो गई 1100, यहाँ हो गई 800। तो सभी की जनसंख्या क्या करनी है? हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो अब 1100 जिसकी हो गई है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ कुछ बढ़ानी पड़ेंगी सीटें। तो मान लीजिए कि यहाँ से सीटें कुछ चली गई इसमें, तो यहाँ 100 लोग इधर चले गए, तो यहाँ हो जाएंगे 1200 लोग। कुछ 200 मान लीजिए इधर दे दी जाए, तो 1000 इधर भी हो जाएंगे। तो ये पुनः सीमांकन होगा, तो इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो नई सीमा क्षेत्र बनेंगे ऐसे,
जहाँ पर जनसंख्या सबकी क्या होगी 1400 मान लीजिए होगी। फॉर एग्जांपल मैं डेटा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सबकी 1400 कर दी गई। तो कुछ क्षेत्र बड़े होंगे, कुछ क्षेत्र छोटे होंगे, हमें सिर्फ जनसंख्या ध्यान रखनी है, ठीक। ये हो गया सीमा में बदलाव, तो निर्वाचन सीमा बदल गई। चाहे क्षेत्र छोटा हो या बड़ा हो, हमें क्षेत्र नहीं ध्यान रखना है, यहाँ लोगों को ध्यान में रखा जाएगा कि लोगों की संख्या सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान रहे। सीटों की संख्या में वृद्धि, ये कैसे? अभी हमारी जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? 552। अब इसकी सीटों की संख्या भी बढ़ाने की बात चल रही है कि लगभग 700-800 कर दी जाए। तो जब 800-700 करोगे तो मान लीजिए कि यूपी है, यूपी को 80 सीटें मिली हुई हैं, बिहार है उसको शायद 40 सीटें हैं मुझे लग रहा है। तो अब इनकी सीटें कितनी बढ़ेंगी? 80 से कितनी जाएंगी? बिहार से कितनी बढ़ाई जाएंगी? तमिलनाडु से कितनी बढ़ाई जाएंगी, जहाँ शायद 30 या 32 सीटें हैं संभवतः, ये याद नहीं रखेंगे आप लोग, देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। तो यहाँ कितनी सीटें बढ़ेंगी? अब यहाँ कंसर्न क्या है कि साउथ और नॉर्थ का कंसेप्ट जो विरोध चल रहा है वो क्या है, ये है ऐसा, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। साउथ में जो स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, ये विरोध कर रहे हैं। कहना क्या है कि इन्होंने जनसंख्या पे कंट्रोल किया है, तो जनसंख्या इनकी हुई है कम। अभी तक जो निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं उनका आधार है 1971 की जनगणना, याद रखिएगा। इस समय जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी जनगणना का आधार 1971 की जनगणना है, और 1971 में जनसंख्या लगभग लोगों ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ कि इधर नॉर्थ में जनसंख्या क्या है, बढ़ी है 1971 के बाद, और साउथ में जनसंख्या 1971 के बाद घटी है। और जो लोकसभा होती है, संसद में जो निर्वाचन मिला हुआ है इस समय सीटों का, सीटें जो मिली हुई हैं वो मिलती हैं जनसंख्या के आधार पर। सीटों का आवंटन जो होता है राज्यों को, वो होता है संसद में जनसंख्या के आधार पर। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी जिस राज्य में, उसको सीटें ज़्यादा मिलेंगी। जैसे कि यूपी में सबसे अधिक सीटें हैं 80, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो दक्षिण के राज्यों की चिंता ये है कि हमारे यहाँ जनसंख्या मान इनकी लगातार 1971 के बाद कम हुई है। सपोज़ कर लीजिए यहाँ की जनसंख्या 1971 में 100 थी, तो और इनकी थी 80। अब उसके बाद इनकी बढ़ के हो गई है 1000, और इनकी बढ़ के पहुँची है मात्र और मात्र 500। तो अब इनको सीटें ज़्यादा मिलेंगी, जनसंख्या के आधार पर इनको सीटें कम मिलेंगी। मान लीजिए 100 की जनसंख्या पर 1 सीट मिल रही है, तो यहाँ 10 सीटें मिल जाएंगी इनको, यहाँ पर भी इनको 5 सीटें मिलेंगी। तो ये दिक्कत है। पहले कितनी थी? 1 सीट इनको तो बहुत कम थी, तभी 0.8 थी मान लीजिए, या 10 मान लीजिए, तो 10 और 8 का डिफरेंस था। ये 100 हो जाएगा या 50 हो जाएगा। तो ये इनकी जो सीटों का जो परसेंटेज है जो कम हो जा रहा है ना, वो समस्या है। तो यही साउथ के राज्यों की जो चिंता है वो यही है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमको सीटें कम मिलेंगी। तो इसका निदान ढूंढा जाना चाहिए कि एक ऐसा फार्मूला बने जिसमें सभी राज्य एग्री करें। ये है समस्या का समाधान जो जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। तो यहाँ पर साउथ के राज्यों को जो समस्या है उसका समाधान किया जाना चाहिए, और एक ऐसा फार्मूला ढूंढा जाए सीटों को निर्धारित करने का जिस पर सभी राज्य सहमत हों, क्योंकि सभी राज्यों की सहमति बहुत ज़रूरी है, और कोई भी राज्य नाराज़ ना रहे, पीछे ना छूटे, है ना। तो इसी के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। और एक बात और, आप लोग कोई समस्या अगर है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हमें पता भी चले क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं। थैंक यू।